एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ है शशांक शेखर सिन्हा सर, जो एक रिसर्चर है, ऑथर है और हिस्टोरियन भी है। हिज बुक कास्टिंग द बुद्धा, अ मॉन्यूमेंटल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, traces the history of Buddhism through great monuments, stupas, temples, caves and heritage sites that mark its presence from ancient till present India. Sir, welcome to Books Wagon. We are really glad to have you here. Thank you, Shubhangi. Thank you very much. I'm very delighted to be here. Thank you, sir. Sir, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि ये बुक आप टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी छोड़ के आपने फिजिकल प्लेसेस के थ्रू ले जाने के लिए कैसे सोचा? How did you get this idea? There are two things here. One is that टेक्स्ट के साथ जब भी आप बात करते हैं तो ज़्यादातर आप फिलोसफी के दर्शन के बारे में बात करते हैं, बौद्ध दर्शन के बारे में, और उसमें दो पहलुएं होती हैं। एक होता है थ्योरी का और एक होता है प्रैक्टिस का। तो बुद्धिज़्म कैसे प्रीच किया जाता था वो टेक्स्ट के ज़रिए हमें पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअली सतही तौर पर वो ज़मीनी तौर पर क्या हो रहा था वो हमें मॉन्यूमेंट्स के ज़रिए मिलता है। तो आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस है। और एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है कि मॉन्यूमेंट्स जो है वो टेक्स्ट से पहले आ गए। टेक्स्ट जो आ रहा है वो 1st सेंचुरी बीसी के आस में आ रहा है, बीसी के आसपास आ रहा है, और मॉन्यूमेंट्स जो हैं 3rd सेंचुरी बीसी अशोका के समय से आ रहे हैं। तो मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे पास पहले आ जा रहे हैं टेक्स्ट के पहले। और जब हम मॉन्यूमेंट्स का स्टडी करते हैं और आर्टिफैक्ट्स का स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे जो ऐसे मिथ्य हैं या ऐसे रिसीव्ड विजडम जिसको हम कहते हैं, तो उसको बहुत को क्वेश्चन करता है। जैसे कि बौद्ध भिक्षु कैसे होते थे, है ना। आप सामान्य तौर पर आप ये मान के चलते हैं कि बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए होते थे, स्पिरिचुअल परसूट्स होता था, उनका मटेरियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं है। तो जैसे कि स्तूपा बनाना है या रेलिक्स को डालना है, कहीं पर इंटर्न करना है, तो उसके लिए जिसको कहते थे ले फॉलोअर्स, उनको किया जाता था। लेकिन जब आप मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ज़रिए देखते हैं तो बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको अलग दिखती हैं। मसलन अगर आप सांची के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे जो रेलिक्स है या स्तूपा कल्ट में बौद्ध भिक्षु एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उसी तरीके से आप ये भी देखते हैं कि वहीं पर बौद्ध भिक्षुओं ने करीब करीब वहाँ पर 17 डैम दिखने को मिलते हैं, और ये डैम इस बात को इंडिकेट करते हैं कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो इरिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो सिर्फ आप वो नहीं था कि वो मतलब स्पिरिचुअल परसूट्स में थे, बट मटेरियल गुड्स और मटेरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। उसी तरीके से आप हीनयाना या महायाना के बारे में जब आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि दो अलग अलग सेक्स हुआ करते थे, बट जब आप अजंता के केव्स में देखेंगे तो ऐसे कई लोग जो वहाँ के अभिलेख मिले हैं वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो हीनयान के मानने वाले हैं लेकिन मूर्ति बनवा रहे हैं। और हीनयान वाले को माना जाता था कि वो संकेतों में या सिंबल्स के ज़रिए वर्शिप करते थे, और महायान वाले मूर्ति पूजा, और भी कई फिलोसफिकल डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब आप अजंता के केव्स देखेंगे, वहाँ के अभिलेख देखेंगे, तो ये जो वो है वो बदल जाता है। वहाँ पे एक चीज़ और भी बदल जाता है कि हमारा ये मानना होता है कि बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो घर परिवार के बारे में नहीं सोचते थे, बट वहाँ के जो अभिलेख वो ये दिखाते हैं कि वो एक कंसर्न सन भी हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में चिंतित भी हैं, और अपने पेरेंट्स के बारे में वो भी मांग रहे हैं, मेरिट ले रहे हैं करने के लिए ताकि उनको वो मिले। और इसके अलावा अजंता से एक और भी चीज़ प्रमाण होती है कि वो प्रॉपर्टी भी ओन करते थे अभिलेखों के द्वारा, और कंस्ट्रक्शन भी करवाते थे, पेंटिंग्स भी स्पॉन्सर करवाते थे। तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है आपको अलग बताती हैं, टेक्स्ट से अलग बताती है। और इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर मैं मॉन्यूमेंटल लेगेसी का एक सीरीज़, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर एक सीरीज़ कर रहा हूँ, 3 किताबें, जिसमें पहला दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी था। तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको ठीक से स्टडी नहीं किया गया है। हम जब छोटे होते हैं स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि मॉन्यूमेंट्स, अगर मान लीजिए कि भाई प्राचीन काल है तो एक स्तूपा का फ़ोटो आ जाता है, अगर मुगल काल है तो लाल किले का फ़ोटो आ जाता है, मॉडर्न एज है तो वो जो वाइसरॉय जो आजकल राष्ट्रपति भवन वाइसरॉय हाउस का आ जाता है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स को हम आर्किटेक्चर के ज़रिए ही पढ़ते हैं। तो ये जो तरीका जो था मेरा, मैं एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूँ उसमें, जिसमें मॉन्यूमेंट्स को देखने का नज़रिया बदलता है। अलग अलग तरीके से हम मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं,
जो कि आर्किटेक्चर के बियॉन्ड है, और उससे कई चीज़ें पता चलती हमें जो कि इतिहास को एक बृहद दायरे में, हिस्ट्री राइटिंग प्रोसेस को भी बहुत नुआंस बनाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाता है। बिल्कुल सर, यानी मॉन्यूमेंटल पे खोजी जो आप कह रहे हैं, इट्स इंडीड अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो सर इसके रिसर्च के थ्रू, जब आप इसकी रिसर्च कर रहे थे, फाइंडिंग्स कर रहे थे, आपने विजिट्स भी की होगी, तो आपको कोई ऐसी फाइंडिंग मिली जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया या आपके इस पूरे टॉपिक को देखने का नज़रिया बदला? ऐसा कुछ प्लीज़ हमारे रीडर्स के साथ शेयर करें। कई सारे जगह, मतलब मैं तो काफ़ी ऐसे जितने साइट्स थे सबको विज़िट किया। 4 चैप्टर तो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, लेकिन इसके अलावा कई साइट्स हमने विज़िट किया है और हर साइट को देखने का नज़रिया मेरा बदला है। जबकि क्योंकि हमने उसको ये सोचा कि हम इसको आर्किटेक्चर के बियॉन्ड जाके देखेंगे, तो अब जिस भी साइट में मैं जो अपना एक फ्रेमवर्क बना रहा था जिसमें 5 या 6 एलिमेंट्स हैं, वो जैसे एक होता है ह्यूमन या एक्सटेंडेड ह्यूमन कनेक्शन है, एक पार्ट होल डायनामिक्स है, एक इनटैंजिबल टेंजिबल है, एक आफ्टर लाइफ है, एक नेबरहुड एंड सराउंडिंग्स है और एक लार्जर जियो कल्चर कनेक्शन है। इन 6 तत्वों को जब मिला के मैं देखता था तो सब जगह का, जितनी जगह पे जाता था, जैसे सांची के बारे में अभी मैंने बताया कि वहाँ पे जो 17 इरिगेशन डैम्स मिलते हैं वो बतलाते हमारे पूरे सांची के अंडरस्टैंडिंग को बदलते हैं। वहाँ पर आप यक्ष और नागों को देखते हैं सांची में, तो आपको ये लगता है कि बुद्धिज़्म में ये क्या कर रहे हैं, बट बुद्धिज़्म में यक्षों को, नागों को शामिल किया जा रहा था कि ताकि उनकी फॉलोइंग बढ़े करके, जितने पॉपुलर कल्ट्स में। उसी तरीके से जब आप अजंता जाएंगे तो अजंता के इर्द गिर्द जब आप घूमेंगे तो 2 या 3 अजंता के बारे में तो मैंने बात की, नालंदा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नालंदा के इर्द गिर्द आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि जो आसपास में जो मूर्तियाँ मिली हैं, और अभी जो खास करके 2 जगह है, एक है तेलिए भंडार भैरव मंदिर और एक रुक्मिणी हरण स्थान, तो आपको ये पता चलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आपको ये पता चलता है कि कैसे नालंदा के उस काल में, जिसको हम पतन का काल मानते हैं, वहाँ पर बुद्ध जो है वो भैरव के साथ में और वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, पुराणों के जरिए शामिल होते हैं। तो एक जगह पर बुद्ध को आप कृष्ण के रूप में देख रहे हैं रुक्मिणी हरण स्थान में, और एक जगह पर शिव, भैरव जो शिव का रूप है उस जगह देख रहे हैं करने के लिए। इसके अलावा नालंदा के इर्द गिर्द आप घूमेंगे तो आप ये देखेंगे कि कई टैंक्स मिले हैं उसके चारों ओर, और वो टैंक्स जो हैं वो चाहे तो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, और बिल्कुल हमारे जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री है जो महाविहारा के, उसके पैरेलल समानांतर टैंक्स। जब आप इन टैंक्स को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये टैंक्स जो थे वो उसके एक्चुअल बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करते थे। अगर आप ह्वेनसांग की बात करें तो वो बोलते हैं 10,000 लोग रहते थे। अगर आप वाइजिंग की बात करें तो बोलते 3,000 लोग रहते थे। तो आप जब वो जाते जगह में देखने के लिए तो संभव ही नहीं कि वहाँ पर 3,000 या 10,000 लोग रह सकते थे, तो जाहिर है कि उसके बाउंड्रीज बड़े थे। तो नालंदा महाविहार जो हम विजिट करते हैं, तो जो हम खंडहर अभी हम देखते हैं उससे दुगना से कहीं बड़ा था ज़्यादा वो नालंदा जो था, और उनके आसपास के जगहों के साथ, आसपास जितने स्थान उनके साथ भी उनका एक व्यापक संबंध हुआ करता था, एक बहुत ऑर्गेनिक रिलेशनशिप में थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने सर बताई। तो सर मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि आपको 2025 में कारवान बुक अवार्ड्स मिला है। रियली कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सर प्लीज़ उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़। मुझे तो तब तक पता नहीं था अवार्ड के बारे में जब तक वो लॉन्ग लिस्टिंग में नहीं आया तब तक। तो अवार्ड के बारे में जब लॉन्ग लिस्ट में आया तो, और लॉन्ग लिस्ट से फिर एक शॉर्ट लिस्ट होता है, तो वो वीडियोस रिलीज़ करते हैं, तो उसी के ज़रिए मुझे उसके बारे में पढ़ा। मुझे 2 या 3 बातों की खुशी है अवार्ड को लेके, क्योंकि इसको एक जूरी ऑफ हिस्टोरियंस है, 6 हिस्टोरियंस है वो उसकी जूरी में है, तो वो उसके दूसरे पहलुओं को वो मतलब उसके इतिहास के बहुत इंट्रिकेट पहलुओं को देखते हैं वो करने के लिए। और जो उन्होंने साइटेशन जो दिया उसमें 2 बातें मुझे अच्छी लगी कि वो इस बात के बारे में बात करते हैं कि वो एक नया नज़रिया इतिहास को देखने का है, नए स्रोत सोर्स बेस यूज़ किया है और एक नया फ्रेमवर्क यूज़ किया है, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को नहीं स्टडी करने के लिए बल्कि रिलीजन को स्टडी करने के लिए भी। और इसके साथ साथ वो एक मतलब ब्रॉडर अपील के लिए किताब है। तो ये 3 चीज़ें साथ में आना ये मुझे बहुत खुशी देता है करके, और जूरी की तरफ से ये बात बोली जानी ये मुझे बहुत खुशी देता है।
सर एंड में मैं इतना चाहूँगी कि जो रीडर्स हमें अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई एक मैसेज ज़रूर दें। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, तो मैं हमेशा से एक चीज़ जो देखना चाहता हूँ कि उसमें कई बारीकियाँ होती हैं, बहुत लेयर्स होते हैं। तो जो हमें सहज दिखता है वो उतना आसान नहीं होता है। तो आपको एक इमेजिनेटिव फ्रेमवर्क लगाना है, थोड़ा सा वो सतर्क रहना है और उसके अंदर के लेयर्स को देखने, बजाय इसके कि करके आप जो है वो अचानक से किसी व्हाट्सएप मैसेज को देख के या उसको देख के कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे। तो कुछ किताबें होती हैं, उनका अध्ययन करना ज़रूरी होता है, वो आपके दृष्टिकोण को भी बढ़ाती हैं, आपके सोचने के तरीके को भी बदलती है। तो ज़रूर करके देखें। इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर लोगों को भी इस बुक से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दे विल आल्सो लर्न मेनी न्यू थिंग्स। थैंक यू सर अगेन। Thank you Shubhangi. Pleasure to be here. Thank you sir, and thank you everyone for being with us here today. Thank you. There are lots of books here, indeed a treasure for all the book lovers, and my book is also available at bookswagon.com. I hope you get a copy of it if you like it, and it's also available at the Pan Macmillan bookstore. And thank you so much.